म बालेन्द्र शाह। एक रैपर, एक इंजीनियर ने जब नेपाल की राजनीति में कदम रखा तो नया इतिहास ही रच दिया। पहले काठमांडू के मेयर बनकर क्रांतिकारी काम किए और अब वो बन गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजनीति में नायक के तौर पर उभरे बालेन शाह की, जो अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं। नेपाल में जेनजी के हीरो बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 1999 के बाद यानी 27 साल बाद नेपाल में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला। महज 35 साल के बालेन रैपर, इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर भी रहे हैं। देख सकते हैं बालेन शाह के शपथ ग्रहण के बाद उनके जो मंत्रीगण हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये उनके मंत्रीगण हैं जो शपथ ले रहे हैं और इस बार जो है बालेन शाह और उनकी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उस पर डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के जेनजी आंदोलन में इनकी पार्टी ने खुल के भाग लिया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि करप्शन पर वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे और करप्शन पे वो लगातार चोट करेंगे और नेपाल को लगभग करप्शन फ्री कर देंगे। नेपाल में युवाओं के हीरो बालेन शाह ने नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल जैसे दिग्गज दलों को चुनाव में धूल चटाई। खुद बालेन शाह ने झापा 5 सीट से पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया बुरी तरह। छोटा साइज का मंत्रिमंडल है इस बार, यूथ है जिसमें ज़्यादातर जो है वो युवा हैं, यूथ हैं। बालेन शाह खुद भी युवा हैं और उनके साथ जो उनके मंत्री के जो सदस्यगण हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं वो भी यंगस्टर्स हैं। तो जो पुराने लोग हैं जो या जो उम्रदराज नेता हैं, राजनेता हैं, उनका लगभग उनका अध्याय जो है नेपाल से लगभग खत्म हो गया है और ये जो नई सरकार है जो यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है वो जो है वो कैसा डिलीवर करती है और जो उन्होंने वादे किए हैं नेपाल की जनता से क्या वो डिलीवर पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। बालेन शाह ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से खूब तालियां बटोरी। अतिक्रमण का शिकार हुई तुकुचा नदी का बड़ा एरिया खाली कराने को लेकर उन्होंने अभियान चलाया। काठमांडू में अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने होटल, रेस्तरां मालिकों से सीधा मोर्चा लिया। अनऑथोराइज्ड डिजिटल होर्डिंग्स को हटाकर लाखों रुपए का नेपाली टैक्स भी वसूला। हालांकि कुछ लोगों ने इसे शाह का पब्लिसिटी स्टंट बताया। अवैध ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर, जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। कुछ सरकारी विभागों के अतिक्रमण को भी उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। राजनीति में आने से काफी पहले बालेन शाह नेपाली हिप हॉप स्टार थे। उन्होंने 2013 में यूट्यूब सीरीज रो बार्ट से शोहरत हासिल की। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के मुद्दे उठाने वाले गानों ने बालेन शाह को युवाओं का चहेता बना दिया। साल 2012 का उनका पहला गाना स्ट्रीट चाइल्ड यानी गली का छोरा पूरे देश में छा गया। बालेन काफी पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट भी हैं। बालेन ने काठमांडू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया। फिर कर्नाटक की विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सियासत के साथ वो काठमांडू विश्वविद्यालय में नेवारी विरासत पर पीएचडी भी कर रहे हैं। नेपाल में त्रिशंकु सरकारों के बीच भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से युवाओं का गुस्सा जब उबाल मारने लगा तो बालेन शाह ने साल 2022 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू महापौर चुनाव लड़ा और वो जीत गए। उन्होंने सबको चौंका दिया और अब वो नेपाल के पीएम बन गए। बालेन शाह नेपाल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मधेशी मूल के हैं। 4 साल काठमांडू के मेयर के शासन के तौर पर उनका स्पष्ट और कठोर रुख काफी चर्चा में रहा। मधेशी नेपाली लोगों का एक समूह है जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, लेकिन मूल रूप से वे भारतीय माने जाते हैं। अभी तक नेपाल की राजनीति में पहाड़ी नेताओं का वर्चस्व रहा है, लेकिन बालेन शाह पहले मधेशी प्रधानमंत्री। टीवी और अखबारों जैसे पारंपरिक मीडिया की जगह बालेन शाह सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए जनता से संवाद करते हैं। देश से जुड़े मसलों पर उनका आक्रामक रुख रहता है। सीपीएन, यूएमएल जैसी जो पार्टियां हैं और नेपाली कांग्रेस जैसे दल जो हैं, उनकी उस रणनीति ने
उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। यानी बालिन शाह की जो रणनीति है ये लोगों से जुड़ने की सोशल मीडिया के जरिए, उससे इन पार्टियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से तेल गैस का जो संकट गहराया है, उससे निपटना बालिन शाह के लिए पहली चुनौती होगा, क्योंकि इस वक्त नेपाल भी गैस और तेल की कमी से जूझ रहा है। ये जो गवर्नमेंट होगी ये प्रेशर में होगी, क्योंकि इन्होंने इतने प्रोमिसेस किए हैं, स्पेशली एंटी करप्शन प्लान पे इतने प्रोमिसेस किए हैं। आपको लगता है इट विल बी इजी फॉर सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अभी रसोई पे ध्यान देना चाहिए, जनता की रसोई पे। एलपीजी का क्राइसिस है ग्लोबली, तेल मिल नहीं रहा है, डीजल मिल नहीं रहा है, चक्के सब बंद होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट सबसे पहले उन सब चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस डेवलप हो रही है और ये बहुत, अगर वॉर एस्केलेट करता है अमेरिका और ईरान का, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। बालिन शाह की पार्टी आरएसपी ने साफ किया है कि वो भारत और चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध रखेंगे और उनकी विदेश नीति एकदम पारदर्शी यानी क्लियर होगी। अब बात करते हैं नेपाली संसद के गणित की। नेपाली कांग्रेस को इस बार महज 38 सीटें मिली, जबकि सीपीएन यूएमएल को 25 और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को 18 सीटों से संतोष करना पड़ा। श्रम शक्ति पार्टी को 7 सीटें और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 5 सीटें मिली। नेपाली संसद में बहुमत का आंकड़ा 138 है, लेकिन 182 सीटों के साथ बालिन शाह की पार्टी आरएसपी 2/3 बहुमत से सिर्फ 2 सीट के फासले पर है। हम काठमांडू के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मौजूद हैं और अभी तुरंत यहाँ पे बालिन शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लिया है। बालिन शाह की आरएसपी पार्टी ने नेपाल में इस बार के आम चुनाव में लगभग 2/3 सीटें जीती हैं और जितने भी जो पुरानी ट्रेडिशनल पार्टियाँ थी, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे एमाले हो या नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो, सबका लगभग यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया और बालिन शाह की आरएसपी पार्टी ने यहाँ 2/3 बहुमत से चुनाव जीता है। आप देख सकते हैं बालिन शाह के शपथ ग्रहण के बाद उनके जो मंत्रीगण हैं वो शपथ ले रहे हैं। ये उनके मंत्रीगण हैं जो शपथ ले रहे हैं और इस बार जो है बालिन शाह और उनकी पार्टी को बहुत ही ज़्यादा जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं उस पर डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार के जेनजी आंदोलन में इनकी पार्टी ने खुल के भाग लिया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने लोगों से वादा किया था कि करप्शन पर वो किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे और करप्शन पे वो लगातार चोट करेंगे और नेपाल को लगभग करप्शन फ्री कर देंगे। और उसके बाद जो है ये जो उनको मैंडेट मिला है, तो उनके ऊपर एक तरह से परफॉर्मेंस प्रेशर है कि उन्होंने जो नेपाल की जनता से जो प्रॉमिस किया था उसे डिलीवर करें। छोटा साइज का मंत्रिमंडल है इस बार, यूथ है जिसमें ज़्यादातर जो है वो युवा हैं, यूथ हैं। बालिन शाह खुद भी युवा हैं और उनके साथ जो उनके मंत्री के जो सदस्यगण हैं, मंत्रिमंडल के जो सदस्यगण हैं, वो भी यंगस्टर्स हैं। तो जो पुराने लोग हैं जो उम्र दराज राजनेता हैं, उनका लगभग उनका अध्याय जो है नेपाल से लगभग खत्म हो गया है और ये जो नई सरकार है जो यंगस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो जो है वो कैसा डिलीवर करती है और जो उन्होंने वादे किए हैं नेपाल की जनता से, क्या वो डिलीवर पूरा कर पाते हैं कि नहीं कराते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। और हम लगातार इस पर नज़र रखेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। काठमांडू से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।